Good morning, students. Good morning, students. You are welcome again in today's online class, which is presented by बृहद मुंबई महानगर पालिका। बच्चों, आपका फिर से इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग हेल्दी और फिट होंगे और आप ऑनलाइन क्लास की हेल्प से। हाँ बेटा, आप माइक अभी म्यूट रखिए, जब आपको कुछ पूछा जाए तो आप आंसर करेंगे। ओके। हाँ हाँ, तो बच्चों आई होप कि आप जो है सभी डेली ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं और आपको इसकी हेल्प से आपकी स्टडी में बहुत हेल्प हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, so as you know that this is our general science class, okay, and I am your science teacher Sandeep Patle. Students, लास्ट क्लास में जो है हमने, आपको याद होगा क्या पढ़ा है हमने। चैप्टर टू देखा था, उसका हमने हाफ पोर्शन पढ़ लिया है। तो उसका जो हम नेक्स्ट हाफ पोर्शन है वो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, तो थोड़ा हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। स्टूडेंट्स, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और आप थोड़ा बता सकते हैं मुझे कि हमने लास्ट क्लास में कौन कौन से टॉपिक देखे थे। हमारा चैप्टर का नेम था लिविंग वर्ल्ड, है ना। तो लिविंग वर्ल्ड, लिविंग थिंग्स, हमने लिविंग थिंग्स क्या है और लिविंग थिंग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे थे। तो स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे बता पाएंगे कि लिविंग थिंग्स जो है वो क्या है और उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे थे। क्या आपको कुछ याद है बच्चों उसमें से? जिनको भी याद आता है वो आप बता सकते हो। ओके स्टूडेंट्स। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कि हमने जो है लास्ट क्लास में द लिविंग वर्ल्ड, है ना, इसके बारे में पढ़ा था। हेलो। हाँ, यस। हाँ स्टूडेंट्स, आपको कुछ बोलना है? स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में जो है हमने लिविंग वर्ल्ड के बारे में कुछ सीखा था। उसमें हमने लिविंग लिविंग थिंग्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा था। उसमें सबसे फर्स्ट वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी ग्रोथ, है ना। ग्रोथ यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी ग्रोथ होती है ना। वो पहले जन्म लेते हैं, उसके बाद में जब जन्म लेते हैं उस समय वो बहुत छोटे होते हैं, धीरे धीरे समय के साथ साथ वो उनमें ग्रोथ होती है ना। ये हमने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखी थी। और दूसरा उसमें हमने वही देखा था कि ग्रोथ के लिए जो है लिविंग थिंग्स को फूड की आवश्यकता होती है ना। फूड इज वेरी नेसेसरी फॉर ग्रोथ। ओके, फूड इज वेरी नेसेसरी फॉर ग्रोथ, ये हमने देखा। देन हमने दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी, दूसरी विशेषताएं। स्टूडेंट्स, माइक म्यूट करो अपना, किसी की आवाज आ रही है बहुत। ओके, आपको जब कहा जाए तो ही आप अपना माइक चालू करेंगे। ओके, अनम्यूट करेंगे। तो लिविंग वर्ल्ड के बारे में हमने सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे थे रेस्पिरेशन, है ना। रेस्पिरेशन यानी कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो श्वास श्वास लेते हैं अंदर और फिर श्वास बाहर छोड़ते हैं, है ना। ये रेस्पिरेशन के बारे में हमने देखा था। देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन मीन्स, एक्सक्रेशन मीन्स हम जो भी फूड खाना खाते हैं, है ना, बॉडी में जाने के बाद में उसका पूरा जो है हम लोग यूज, उसमें से जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो हम लोग ले लेते हैं और फिर जो वेस्टेज होता है वो हम अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं, है ना। तो उसे कहते हैं एक्सक्रेशन। जो वेस्टेज होता है वो अपनी बॉडी से बाहर निकलने की जो प्रोसेस होती है उसे एक्सक्रेशन कहते हैं, जो एक लिविंग थिंग्स का इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, एंड हमने फोर देखा रिस्पॉन्सिवनेस टू, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुला, यानी कि हम हमें कोई जब चेतना होती है या हमें कोई चोट लगती है या कोई
हमें कुछ ऐसा पिन करता है तो हम उसे रिस्पॉन्स करते हैं, है ना, हमारी बॉडी जो है उसको रिस्पॉन्स करती है। तो ये हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। तो अभी आज जो है हम लोग उसके और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स की, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेसन। तो आज का जो टॉपिक है वो है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो हमने ऑलरेडी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुकी है, अभी जो नेक्स्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट है रिप्रोडक्शन, देन सेकंड डेफिनेट लाइफ स्पैन एंड थर्ड सेल्यूलर स्ट्रक्चर। ये 3 जो है और कुछ उसकी विशेषताएं हैं वो हम आज देखने वाले हैं। देन हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजफुल एंड हार्मफुल लिविंग थिंग्स, यानी जो लिविंग थिंग्स होती है कुछ हमारे लिए यूजफुल होती है तो कुछ हमारे लिए हार्मफुल होती है। देन हम लोग देखेंगे इंस्टीट्यूट एट वर्क, तो ऐसे कुछ संस्थाएं हैं जो लिविंग थिंग्स से रिलेटेड कुछ काम करती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देन लास्ट हम देखेंगे वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स आपको मालूम ही है, तो उसके बारे में हम थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि एक यहाँ पर बर्ड है और उसने कुछ एग्स दिए हुए हैं, अंडे दिए हुए, है ना, तो उसके घोंसले में उस अंडों के पास है। तो और आप दूसरे साइड के पिक्चर में देख रहे हैं कि एक पत्ती है, उस पत्तियों में से ही दूसरी पत्तियां बाहर आ रही है ना? यस सर। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? मतलब ये क्या हो, आपको इससे क्या समझ में आता है कि बर्ड ऐसे अंडे जब देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, फिर उस अंडों का क्या होता है, एग्स का क्या होता है? उन अंडों में चिड़िया के बच्चे निकलते हैं। यस, वेरी गुड। उस अंडों में उस चिड़िया के बच्चे होते हैं। वो जब उस अंडे को हैच आउट करते हैं, मतलब उसको जब फोड़ कर बाहर निकलते हैं, तो उन पक्षियों के जैसे ही दूसरे पक्षी बन जाते हैं, आ जाते हैं, है ना, बाहर। तो यस और सर। हाँ, तो जैसे हम प्राणी, मतलब जो प्राणी है, जैसे हम मानव प्राणी हैं और ये जो है ये पक्षी है, जैसे ही कुछ जानवर होते हैं, तो सभी क्या करते हैं कि अपने जैसे ही कुछ नए जो है वो बर्ड्स आते हैं। हाँ बनाते हैं। जैसे मानव है बन तो मानव जाते हैं। के भी बच्चे मानव जैसे होते हैं, फिर जो बर्ड्स वैसे है बर्ड्स उनके, के बच्चे भी वैसे हाँ, ही होते हैं। बर्ड्स जैसे होते हैं। तो ठीक वैसे ही ये जो पत्तियां हैं, पेड़ पौधे हैं, वो भी ये काम करती है कि अपने ही जैसे दूसरे पौधे पेड़ बनाने का काम करते हैं, है ना। तो ये, पत्ती भी अपने हाँ, ये जो जैसे पत्ती छोटे है, छोटे पत्ते भी करते हैं। पत्तियों में से पत्तियां निकल रही हैं, है ना। तो ये एक हाँ, डायफिलम नाम की पत्ती है जिसे हिंदी में हम पानफुटी कहते हैं, ठीक है। पान फुटी। हाँ, हिंदी में पानफुटी कहते हैं और इसका इंग्लिश नेम है ब्राइफिलम, ठीक है। तो ब्राइफिलम। हाँ, और एक देख रहे हैं आप, जैसे यहाँ पर एक ये मेयर, दिस इज अ घोड़ा है। मेयर। हाँ, ये घोड़ी है। घोड़ा और है। हाँ, यस, ठीक है। और ये इसका घोड़े का बच्चा, बच्चा। जिसे हम फोल कहते हैं। घोड़े के बच्चे को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फोल। फूल। ओके, हाँ, घोड़े का जो बच्चा होता है उसे फोल कहते हैं। फूल तो इस कहते हैं। घोड़े ने भी अपने ही जैसा एक रोज जो है कटिंग। बच्चे को जन्म दिया है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रोज कटिंग, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? रोज कटिंग। हाँ, उसका मतलब क्या, डंडी। ये क्या है? ये इसकी रोज की एक डंडी। कलम है ना, कलम जिसे कलम। कहते हैं। यानी अगर जिससे हमें, फूल खिलता है पानी हाँ, पड़ते टाइम। अगर रोज का दूसरा पेड़ लगाना है, ठीक है, दूसरे गमले में अगर दूसरा पेड़ लगाना है, तो हम क्या करते हैं, उसकी एक उसका ऐसी, काट देते हैं, हाँ, निकाल देते हैं, फिर दूसरे मट्टी में डाल के पानी डाल देते हैं। यस, तो फिर से वो पेड़, फिर से उसके जैसा दूसरा पेड़, फिर फूल जाता है। हाँ, उग जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है इन सब चीजों से, कि लिविंग थिंग्स क्या करती है, अपने ही जैसा नया बनाने का काम करती है। तो यस। वही है लिविंग थिंग्स का जो है लिविंग थिंग्स। फिफ्थ, हाँ, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है, पांचवी विशेषता है, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। क्या नाम है उसका? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। यस, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रजनन या पुनरुत्पादन। तो इसमें, प्रेसिडेंट हाँ, एंड रिप्रोडक्शन। प्रजनन या पुनरुत्पादन जिसे कहते हैं। तो हाँ। क्या होता है, लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस अदर लिविंग थिंग्स लाइक देमसेल्फ।
लिविंग other थिंग्स क्या करती है, living अपने जैसे like ही दूसरे and लिविंग some थिंग्स बनाने का काम करती animals है। give breath to बेटा माइक अभी म्यूट कर young दो, अभी माइक म्यूट कर दो। मैं जब एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ तो आप माइक बंद रखेंगे, और जब मैं कुछ पूछूं तो आप माइक चालू करेंगे। ओके। हाँ, तो लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस अदर लिविंग थिंग्स लाइक देमसेल्फ, यानी वो अपने ही जैसे दूसरे लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस करने का काम करती है, मतलब पैदा करने का काम करती है लिविंग थिंग्स। ये उसका जो है सबसे बड़ा एक विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, है ना। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, तो कुछ एनिमल क्या करते हैं, अपने ही जैसे दूसरे मतलब अपने ही जैसे दिखने वाले बच्चों को डायरेक्टली बर्थ देते हैं, मतलब जन्म देते हैं। एंड सम लेज एग्स, और कुछ क्या करते हैं, अंडे देने का काम करते हैं। कुछ अंडों को कुछ दिन वो रखते हैं अपने पास, उसको सेते हैं, और फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद उन अंडों में से जो है दूसरे उनके जो छोटे पिल्ले हैं या बच्चे हैं जो है वो बाहर निकलते हैं। देयर यंग वंस हैच आउट ऑफ द एग्स, कुछ दिन बाद उनके जो छोटे पिल्ले हैं वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है। न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सीड्स, स्टेम्स और लीव्स ऑफ प्लांट्स। तो जैसे हम लोग ने देखा कि जानवर और इंसान, मानव जो है जिस तरीके से अपने ही जैसे दूसरे बच्चों को जन्म देते हैं, तो ठीक वैसे ही पेड़ पौधे भी वो काम करते हैं। तो वो कैसे होता है, आपने देखा होगा कि हम लोग जो बीज लगाते हैं, है ना, अगर कोई पेड़ है, ठीक है, कोई पौधा है, प्लांट है, उसका हम लोग अगर बीज लगाएंगे दूसरी जगह तो उसके जैसा फिर से दूसरा प्लांट उग जाता है। ठीक वैसे ही कुछ जो पेड़ होते हैं या पौधे होते हैं, उनकी स्टेम्स और लीव्स जो होती हैं, यानी उनके जो तने होते हैं और उसकी जो पत्तियां होती है, वहीं से दूसरे उनके जैसे दूसरे वहीं से पौधा उगना शुरू हो जाता है ना। पत्तियों पर से पत्तियां उगने शुरू हो जाती है, या जो उनके जो तने होते हैं वहां से दूसरे और उसके जैसे दूसरे जो है पत्तियां और तने निकलने लगते हैं, है ना। इस तरीके से पौधे भी जो है रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग थिंग्स जनरेट अ न्यू थिंग्स लाइक देम इटसेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन। ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग थिंग जनरेट अ न्यू लिविंग थिंग, यानी जिस क्रिया में लिविंग थिंग्स अपने जैसा ही नया लिविंग थिंग जनरेट करने का काम करती है, जनरेट करना मतलब कि बनाने का काम करती है, तो उसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन या प्रोक्रिएशन। समझ में आया बच्चों आपको। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जब जिस प्रोसेस में लिविंग थिंग अपने ही जैसे दूसरे लिविंग थिंग्स को प्रोड्यूस करने का काम करती है, जनरेट करने का काम करती है, या पैदा करने का काम करती है, ठीक है, तो उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन या प्रोक्रिएशन। ओके स्टूडेंट्स, उसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन या प्रोक्रिएशन। रिप्रोडक्शन मीन्स प्रजनन या पुनरुत्पादन, अपने ही जैसा नया लिविंग थिंग्स बनाने की क्रिया को रिप्रोडक्शन या प्रोक्रिएशन कहते हैं। सो रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। तो ये जो रिप्रोडक्शन है, ये लिविंग थिंग्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, जितने भी लिविंग थिंग्स है वो रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स। अभी इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं, इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं कि एक पेड़ है ना। पहले उसकी पत्तियों का कलर कुछ लाइट है, उसके बाद कुछ डार्क हो गया है, कुछ दिन बाद जो है उसकी पत्तियां थोड़ी सी ब्राउन हो जाती है ना। फिर उसके बाद उसकी पत्तियां झड़ जाती है, और फिर फिर कुछ दिनों बाद फिर से उगने लगती है। राइट। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं देयर इज अ गोट, है ना, एक बकरी है। पहले वो छोटी है, उसके बाद बड़ी हो गई है, फिर उसने जो है अपने ही जैसा एक बछड़ा दिया है ना। फिर फिर उसका जो ये बछड़ा है, बकरी का बच्चा जो है, फिर वो भी बड़ा हो गया है। फिर उसने भी अपने जैसा ही एक नए बछड़े को जन्म दिया है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि जो पेड़ है और अ, जो प्राणी है, ठीक है, उनकी ग्रोथ होती है, ठीक है। लेकिन आप इनमें डिफरेंस क्या देखते हैं कि जो पेड़ होते हैं वो बहुत सालों तक जीवित रहते हैं, लेकिन ये जो गोट है, ये जो जानवर है या कोई इंसान भी
मान लो, तो उनकी क्या होती है, उनकी एक क्या होता है, एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है, मतलब उनकी एक निश्चित आयु होती है। एक आयु के बाद में, एक एज के बाद में वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, है ना। क्या कोई भी जो लिविंग थिंग है वो हमेशा जीवित रहती है क्या? नहीं, है ना। तो सभी की क्या होती है, एक एज होती है। तो इसीलिए जो लिविंग थिंग्स है उनकी नेक्स्ट एक कैरेक्टरिस्टिक है अ डेफिनेट लाइफ स्पैन, यानी एक निश्चित आयु होती है ना। हम लोग छोटे, अभी आप लोग छोटे हैं, फिर थोड़े कुछ देर के बाद बड़े हो जाते हैं, फिर यंग, फिर और बड़े होते हैं, फिर एक समय के बाद में जो है हम लोग फिर बूढ़े हो जाते हैं। और बूढ़े होने के बाद में क्या होता है कि कुछ वर्षों के बाद में है, फिर जब हमारी बॉडी वीक हो जाती है, हम लोग चल फिर नहीं पाते हैं, हमारी बॉडी काम करना बंद कर देती है ठीक से, तो फिर क्या होती है, कुछ वर्षों के मतलब एक लिमिट के बाद में हम लोग फिर मर जाते हैं, है ना। जो भी इस दुनिया में आता है वो चला जाता है। तो ये एक, लेकिन सबका क्या होता है, एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है, मतलब सभी की एक निश्चित आयु होती है ना। तो ये डेफिनेट लाइफ स्पैन ये क्या है, ये एक इनकी कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स की। तो उसके बारे में हम देखते हैं। एट अ सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ लिविंग थिंग्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी जो भी लिविंग थिंग्स है, एक सर्टन एज के बाद, एक निश्चित आयु के बाद में रिप्रोडक्शन के काम के लायक हो जाते हैं। यानी जो भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो कोई जानवर हो या इंसान हो, क्या होता है कि एक एज के बाद में क्या होता है, वो रिप्रोडक्शन के लायक हो जाते हैं, मतलब वो अपने जैसा ही दूसरे बच्चों को जन्म देने के लायक हो जाते हैं, है ना। लेटर ऑन in life reproduction stage their organs become weak and still later their life comes to an end। फिर क्या होता है, लेटर ऑन द लाइफ, इन लाइफ रिप्रोडक्शन स्टेज, जब रिप्रोडक्शन स्टेज के बाद में, यानी उस उम्र के बाद भी, है ना, उस उम्र के बाद क्या होता है, देयर ऑर्गन्स बिकम वीक, यानी जब हमारी आयु 40 के पार हो जाती है, 40-45, हाँ, उसके पार जब हो जाती है, तो हमारी बॉडी की जो ऑर्गन्स है वो कैसे थोड़े वीक होने लगते हैं। हम जब बूढ़े होने लगते हैं तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स वीक होने लगते हैं। और उसके बाद जो है एक समय के बाद में जब हम 70-80 साल के हो जाते हैं तो और भी वीक हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, देयर लाइफ कम्स टू एन एंड, और उनकी लाइफ का क्या हो जाता है, कुछ वर्षों के बाद एंड हो जाता है। इट मीन्स एंड हो जाता है, मतलब कि इन अदर वर्ड्स लिविंग थिंग्स डाई, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स है वो एक निश्चित कालावधि के बाद में क्या होता है, मर जाते हैं, है ना। जैसे हमारे घर में हमारे बूढ़े दादा दादी होते हैं, है ना, तो कुछ लोगों के अभी जीवित होंगे या कुछ लोगों के जो है एक्सपायर हो गए हैं, है ना। तो किसी के भी कोई ऐसा है कि जो मतलब हमेशा की जो आया है वो कभी मरेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है कि जितने भी लिविंग थिंग्स है ना, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधे हैं, वो भी क्या होता है, सभी की एक लाइफ होती है ना। उस लाइफ के बाद में उनका एंड होता ही है। तो लाइफ स्पेन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिफरेंट, तो सभी प्लांट्स और एनिमल्स जो है उनकी लाइफ स्पैन जो होती है, यानी जीवन काल जो होता है वो अलग अलग होता है ना, सभी के एक जैसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल द लाइफ स्पैन ऑफ डॉग अबाउट 12 to 18 ईयर्स। आपको पता है कि जो एक डॉग होता है, कुत्ता होता है, उसकी लाइफ कितनी होती है, उसकी लाइफ होती है 12 to 18 ईयर्स, यानी वो 12 से 18 साल तक ही जीवित रहता है। ठीक है, क्या आपको पता था बच्चों ये, है ना। तो जो डॉग होता है उसकी जो एज है वो 12 से 18, 12 to 18 ईयर्स तक ही होती है। वाइल द ऑस्ट्रिच लिव्स फॉर 50 ईयर्स। और जो ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच क्या है, एक पक्षी है जिसे शुतुरमुर्ग कहते हैं हिंदी में। तो ये जो एक पक्षी है इसकी लाइफ जो है 50 साल तक होती है। क्या आपको मालूम है कि किसी पक्षी की लाइफ जो है वो 50 साल भी हो सकती है ना। तो ऑस्ट्रिच नाम का एक पक्षी है, सबसे बड़ा पक्षी है ऑस्ट्रिच, उसकी जो लाइफ है वो 50 साल तक की होती है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अलग अलग जानवरों की, अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। You may have wondered what exactly the living things are, how they come into being and so on। तो आप
सजीवों के बारे में जितना भी जानने की कोशिश करेंगे उतना आपको बहुत मजा आएगा, है ना। आपने लास्ट या 5th क्लास में देखा होगा हिस्ट्री के हिस्ट्री सब्जेक्ट में कि इस पृथ्वी पर सजीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। तो आप लोगों को शायद याद होगा तो कि सजीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसी के बारे में हम लोग अभी देखेंगे नेक्स्ट इसमें। तो डू यू नो द लाइफ स्पैन ऑफ जायंट टर्टल फाउंड ऑन गैलापागोस आइसलैंड इन साउथ अमेरिका इज अबाउट 170 ईयर्स। क्या आपको मालूम है बच्चों कि ये जो एक कछुआ होता है, ये कछुआ आपने देखा होगा, है ना। तो ये जो कछुआ है तो एक साउथ अमेरिका में गैलापागोस आइसलैंड करके है, मतलब एक द्वीप है गैलापागोस आइसलैंड। यहाँ पर एक कछुआ पाया गया है जिसकी आयु जो है 170 साल की है। कितने साल की है बच्चों? 170 ईयर्स। यानी एक कछुए की एज 170 ईयर्स की भी होती है। ओके, तो है ना कितने एकदम सरप्राइजिंग चीज है कि कुछ जानवर जो है बहुत कम साल तक जीते हैं, तो कुछ जो है 100 के पार भी जी लेते हैं। जैसे कि ये कछुआ जो है साउथ अमेरिका में पाया गया जिसकी एज जो है वो 170 ईयर्स है। ऑन द अदर हैंड द लाइफ स्पैन ऑफ मे फ्लाई रेंज फ्रॉम 1 आवर टू 24 आवर्स। और इसके ही उल्टा, इसके ही विपरीत क्या है कि ये जो आपको एक यहाँ पर कीटक दिख रहा है ना, ये जो है और फ्लाई तितली, तितली जैसा जो फ्लाई है, तो उसकी आयु पता है आपको कितनी होती है? उसकी एज वो सिर्फ 1 घंटे से 24 लेकर 1 आवर टू 24 आवर्स तक ही वो जीवित रहता है। जीवित रहते हैं। हाँ, यानी 1 घंटे से लेकर 24 आवर्स, ठीक है, यानी 24 एक दिन, आवर्स एक दिन ही वो जीवित रहता है, उसके बाद वो जिंदा मर जाता है ना। तो कितनी सरप्राइजिंग चीज है कि कुछ चीजें, कुछ एनिमल्स जो है सालों सालों तक जीवित रहते हैं, सालों है ना, साल 100-150 तक, और कुछ जो एनिमल्स है ना, वो बहुत कम ईयर्स तक जीवित रहते हैं। तो इस तरीके से जो है अलग अलग सजीवों की अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। लाइफ स्पैन मतलब कि जीवन काल, उनके जीवन जीने की जो कालावधि होती है वो सभी की अलग अलग होती है ना। तो ये एक क्या है, डेफिनेट लाइफ स्पैन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स की ये और एक विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है कि सभी का जो जीवन काल है वो निश्चित जीवन काल होता है, मतलब उसके बाद में वो, मतलब इस दुनिया, इस जो है उनकी लाइफ जो है खत्म होने ही वाली है, ठीक है, पर सबकी अलग अलग होती है। तो ये एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स की। तो अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अ सेल्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? ये एक वॉल है ना, एक वॉल है। तो वॉल कैसे बनती है? वॉल कैसे बनती है कि हम लोग जब एक एक ईंटे को ऐसे साथ में जोड़कर एकदम सटाकर दीवार बनाते हैं, है ना, उसमें बिल्कुल भी हम लोग गैप नहीं रखते, उन ईंटों को ठीक से एक दूसरे के साथ जोड़कर हम ऐसे वॉल बनाते हैं। और ठीक वैसे ही आपको साइड में दिख रहा है एक, ये क्या है? उसके साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा बी है? बी, मधुमक्खी मधुमक्खी। यस, हनी। मधुमक्खी तो उसने ये क्या बना रही है वो? honeycomb, छत्ता यस, हिंदी में छत्ता कहते हैं और जिसे हनी कॉम्ब बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में हनीकॉम हनी। यस, यानी वो जो है मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है। तो आपने देखा होगा उसको कि उसके जो है ऐसे छोटे छोटे भाग होते हैं, है ना, यस सर ऐसे छोटे छोटे अलग अलग भाग होते हैं, उनको वो जोड़ जोड़ कर जो है क्या करती है, ऐसा बड़ा छत्ता बना लेती है ना। पहले छोटा होता है फिर धीरे धीरे वो ऐसे जोड़कर क्या करती है, उस एक बड़ा छत्ता तैयार कर लेती है ना। यस सर यस सर यस, यू मे हैव सीन अ स्मॉल कंपार्टमेंट्स ऑफ अ हनीकॉम्ब ना, ये स्मॉल कंपार्टमेंट जो है वो आपने देखा होगा। दिस कंपार्टमेंट्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ हनीकॉम्ब। तो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को जोड़कर ये हनीकॉम्ब बना हुआ है। अ वॉल हैज ब्रिक्स, और जो वॉल है वो कैसे बनती है? ब्रिक्स की हेल्प से। ब्रिक्स यानी क्या होता है? ईंटें, ठीक है। टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल वी फर्मली जॉइन द ब्रिक्स टुगेदर। अगर कोई हमें दीवार बनानी है उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? उन ब्रिक्स को बहुत अच्छे से, जॉइन मतलब करना ठीक पड़ता से है जोड़ना जॉइन पड़ता करना है।
हाँ, अगर हम उसमें थोड़ा भी ढीलापन रखेंगे या अगर तो इधर टूट उधर जाएगा। करेंगे, हाँ, ठीक से उसमें अगर उसकी गैप नहीं भरेंगे तो वो टूटने का डर होता टूट है। जाएगा। तो बच्चों, जिस तरीके से ये हनीकॉम्ब और वॉल छोटे छोटे चीजों से जुड़कर बना हुआ है, ज्वाइंट होता है। हाँ, तो ठीक वैसे ही हमारी जो बॉडी है, आपको मालूम है हमारी बॉडी भी एक छोटे छोटे सेल से बनी हुई है। हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? छोटे छोटे सेल्स। सेल। हाँ, ब्रीथिंग। सेल्स यानी उसे कहते हैं कोशिका। हिंदी में भी कहते हैं कोशिका, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेल्स। ओके, द लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। तो जो लिविंग थिंग्स है, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, वो किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। सेल। ठीक है, सेल मतलब कि आपको वो घड़ी का सेल और जो बैटरी वाले सेल होते हैं वो वाले नहीं, तो ये सेल्स कौन से हैं? हमारी बॉडी जिससे बनी हुई है वो सेल्स। आपने लास्ट ईयर 5th स्टैंडर्ड में जो है परिसर अध्ययन 2 में, नहीं, जो हिस्ट्री की जो बुक्स है उसमें आपने पढ़ा होगा कि इस पृथ्वी पर यस जब सर। पहला सजीव बना, सजीव कैसे बना? तो वो एक कोशीय सजीव था। एक कोशीय का मतलब होता है जिसमें एक ही सेल था। ठीक है, पढ़ा था ना आपने? अगर आपको याद होगा तो उसमें सिर्फ पहला जो जीव था वो क्या था? वो उसमें एक ही सेल था। ठीक है, सेल यानी कोशिका। All the actions and processes in the bodies of living things are about with the help brought about with the help of these microscopic cells। तो हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोसेस होती है, माको। हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोसेस होती है, हम जितने भी काम करते हैं, है ना, हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारी प्रोसेस होती है। हमारी बॉडी बहुत सारी एक्शन करती है। तो वो किससे होती है? ये माइक्रोस्कोपिक जो सेल्स होते हैं, ये जो कोशिकाएं होती है, उनसे ही ये होती है। ठीक है, तो तो कुछ सजीव क्या होते हैं? एक कोशीय सजीव होते हैं, और कुछ सजीव जो है बहुकोशीय, मतलब जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो अभी हम देखेंगे सम लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ अ सिंगल सेल। तो कुछ जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं, यानी उनमें सिर्फ एक ही सेल होता है। दीज आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी जिन लिविंग थिंग्स में सिर्फ एक ही सेल होता है, सिंगल सेल, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ओके, यूनिसेल्युलर यूनिसेल्युलर मतलब एक ही सेल होने वाले सजीव। ठीक है, एक कोशीय सजीव उन्हें कहते हैं यूनिसेल्युलर, मतलब एक कोशीय जिसमें एक ही कोशिका होती है। फिर ऑन द अदर हैंड द लिविंग थिंग्स दैट आर मेड ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। माइक म्यूट करो अपना। ऑर्गेनिज्म। ऑन द अदर हैंड the living things that are made of many cells are called multicellular organisms। यानी जो लिविंग थिंग्स जो है बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, मल्टीसेल्युलर का मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो समझ में आया आपको? कुछ जो लिविंग थिंग्स है वो यूनिसेल्युलर होते हैं और कुछ मल्टीसेल्युलर होते हैं। मल्टीसेल्युलर मतलब जिसमें बहुत सारी कोशिका होती है, और यूनिसेल्युलर मतलब कि जिसमें एक ही कोशिका होती है। ओके, ओके सर। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, आपको इसमें समझ में आया? यूनि का मतलब एक, और मल्टी का मतलब बहुत सारे। ओके, तो हम लोग कैसे हैं? हम लोग मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म वाले हैं। ठीक है, यानी हमारे शरीर में लाखों करोड़ों कोशिकाएं होती है ना। द अमीबा एंड सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेल्युलर while man, cow, mouse, cockroach, elephants, banyan tree, the onion plant, etc. are the multicellular organisms। है ना। तो अमीबा, अमीबा आपने नाम सुना होगा कि जो ये पहला एक कोशीय सजीव है जिसमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है। ठीक है, अमीबा नाम का एक, अमीबा और कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव मतलब कि
जो हमारी आंखों से भी दिखाई नहीं देते, ठीक है, उन्हें माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। तो अमीबा और कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि मैन यानी कि हम इंसान, काऊ, माउस, कॉकरोच, एलिफेंट्स, बनियान ट्री, है ना, बनियान ट्री का मतलब बरगद का पेड़, और ऑनियन प्लांट यानी कि जो प्याज का पौधा है, वो सब क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यानी ये सब मल्टी सेलुलर है, यानी हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स आर सीन इन एवरी सेल ऑफ लिविंग थिंग। ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स यानी कि जो सजीवों की विशेषताएं हैं उसके हर एक सेल्स में दिखाई देती है, ठीक है। उसके एक ही उसकी हमारी जो विशेषताएं होती है उसके हर एक सेल्स में दिखाई देती है, वेदर इट इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, उनके हर एक सेल्स में उसकी विशेषताएं दिखाई देती है, ठीक है। सो cellular structure is the main characteristic of living things even though the number of cells may vary। यानी लिविंग थिंग्स में सेल्स कितने भी हो, ठीक है, कम हो, ज्यादा हो, एक हो, अनेक हो, लेकिन क्या होता है, ये सेलुलर स्ट्रक्चर ये हर लिविंग थिंग्स का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। यानी कि हर लिविंग थिंग्स कैसे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, हमारी बॉडी कैसे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती है, आपने सुने होंगे ना, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, है ना, लाल रक्त कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं से ही हमारा शरीर बना हुआ होता है। तो हमने अभी 3 कैरेक्टरिस्टिक देखे आज लिविंग थिंग्स के, है ना। सबसे पहला क्या देखा, रिप्रोडक्शन देखा, यस, यानी अपने जैसे ही वो नए बच्चे पैदा करने की उनमें जो है क्षमता होती है, वो हमने देखा, ठीक है। लिविंग थिंग्स का ये कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद में हमने क्या देखा, डेफिनेट लाइफ स्पैन, यानी कि सभी सजीवों का एक निश्चित जीवन काल होता है, उसके बाद में वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और हमने थर्ड देखा, सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी कि हमारा जो शरीर है, हमारा हो या है पेड़ पौधों का हो, वो कैसे बना हुआ होता है, वो सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। CELLS सेल्स इससे बना हुआ होता है। तो ये 3 आज हमने देखे, और इसके पहले हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन और रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। और ये आज के 3 मिलाकर हमने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमने देख लिए हैं। तो ये आपको देख रहा है अमीबा, ये अमीबा ऐसा होता है, ठीक है। ये हमको खुली आंखों से नहीं दिखाई देता, इसे हमें माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। ये पैरामीशियम, ये सूक्ष्म जीव है, ठीक है। फिर ये जो तिलचट्टा है, जो कबूतर है, पिजन, कॉकरोच जो है, ये सब क्या है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यानी मल्टी सेलुलर का मतलब बहुकोशीय सजीव है, इनमें एक से ज्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक वैसे ही ये पेड़ आप देख रहे हैं, ये पेड़ है, ये ऑनियन प्लांट है, एलिफेंट, और ये स्नेल जो है, ये सब जो है कैसे बने हुए हैं, ये सब कौन से लिविंग थिंग्स है, मल्टी सेलुलर। कौन से लिविंग थिंग्स है ये, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वाले लिविंग थिंग्स हैं, ओके। इनमें एक से ज्यादा करोड़ों लाखों कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। इन कोशिकाओं का हमारे शरीर में बहुत इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। हमारा शरीर जो है इन कोशिकाओं से ही बना हुआ होता है, हमारे शरीर के हर एक एक्शन जो है या प्रोसेस है, ये इन कोशिकाओं से ही चलते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट एट वर्क। इंस्टीट्यूट मतलब की होती है संस्था। तो बच्चों, इन सजीवों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने का जो है, इनका सर्वे करने का मतलब इनकी खोज करने का, और इनके मतलब उन्हें बचाव करने का जो है, सर्वे उनका संवर्धन करने का काम कुछ संस्थाएं करती है, उसके बारे में हम अभी देखेंगे इसमें। सो द इंस्टीट्यूट वर्क फॉर द सर्वे एंड कंजर्वेशन ऑफ द वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया आर द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिवली। यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर द सर्वे एंड कंजर्वेशन, सर्वे मतलब कि ये जो डिफरेंट टाइप के सजीव होते हैं, प्राणी होते हैं, पौधे होते हैं, इन सब का भी सर्वे होता है, यानी कि इनकी भी खोज होती रहती है और इन्हें भी बचाने का काम होते रहता है।
यानी कंजर्वेशन मतलब कि इनके संवर्धन, यानी उन्हें बचाकर रखना, टिकाकर रखना। द वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, अलग अलग प्रदेशों में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, उनके सर्वे का और कंजर्वेशन का काम कौन करता है? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1890। ओके, 1890 में इसकी स्थापना हुई थी। एंड द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और एक संस्था है जिसे इसका नाम है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कब, जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी। ठीक है, तो ये दोनों ऐसी संस्थाएं हैं जो क्या करती हैं, जो ऐसे विभिन्न टाइप के जो पेड़ पौधे हैं या एनिमल्स है, उनके सर्वे करने का और उन्हें उन्हें बचाकर या टिकाकर रखने का काम करती है। उनके सर्वे और कंजर्वेशन का काम ये दोनों संस्थाएं करती है। इंडिया में ये संस्थाएं हैं, पहली है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके एस्टेब्लिश ईयर क्या है उसका? 1980। ये लास्ट है। दूसरी है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो है 1916 में एस्टेब्लिश्ड हुआ है। ठीक है, in case you find an unfamiliar plant or animal in your surroundings, you can communicate with this institute to obtain more information about it। यानी अगर आपको आपके आपके आसपास में कोई नया पौधा या कोई नया जानवर दिखाई देता है, ठीक है, जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो आप इन संस्थाओं से कांटेक्ट करके उनके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है ना? आपको पूरे सभी तो पेड़ पौधे के बारे में या जानवरों के बारे में जो हमेशा देखते हैं उनके बारे में मालूम है, पर कुछ चीज़ें कई बार हमें नए पौधे या नए प्राणी भी हमें देखने को मिलते हैं, है ना? तो उसके बारे में आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आप इन संस्थाओं से कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना? और आप टीवी में आपने 2 चैनल देखे होंगे, है ना? नेशनल ज्योग्राफी और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना? डिस्कवरी देखे आपने? डिस्कवरी चैनल? डिस्कवरी चैनल और 2 चैनल हैं ऐसे, जिसमें अलग-अलग जानवरों के बारे में, पक्षियों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो ये आप उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है? तो स्टूडेंट्स, तो हमने लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, लेकिन आपको पता होगा कि इन लिविंग थिंग्स में से कुछ हमारे लिए बहुत काम की होती है और कुछ हमारे लिए हानिकारक होते हैं, है ना? तो कुछ यूज़फुल होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं। तो प्लांट्स आर यूज्ड फॉर हाउसहोल्ड एज़ वेल एज़ इंडस्ट्रियल पर्पस। फॉर एग्जांपल फेनुग्रीक, यानी जो पेड़-पौधे हैं वो हमारे घरेलू यूज़ के लिए भी होते हैं और इंडस्ट्रियल पर्पस, यानी औद्योगिक अ, पर्पस से भी उनका उपयोग किया जाता है, यानी बड़े-बड़े व्यवसायों के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल फेनुग्रीक, फेनुग्रीक यानी क्या होता है? मेथी, ठीक है? फेनुग्रीक यानी क्या होती है? मेथी। मेथी का उपयोग आपको मालूम है, हमारे घर में मेथी का उपयोग होता है ना? सूखी मेथी जो होती है वो, फिर पोटैटो, पोटैटो यानी कि आलू, इसका भी हम लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं, है ना? ओकरा यानी कि भिंडी हम जिसे कहते हैं, वो सब्जी के बनाने के यूज़ में होती है, उसके हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। एप्पल्स, बनाना आर यूज्ड एज़ फूड, व्हाइल वसाका, वसाका मतलब कि अडुलसा की कुछ पत्तियाँ होती है, ये अडुलसा आपने सुना होगा, जब हमें बहुत तेज़ बुखार या खाँसी कुछ ऐसा होता है, तो हम इनकी पत्तियों का जो है काढ़ा बनाकर पीते हैं, है ना? तो वसाका यानी कि अडुलसा, हिरडा, बेहड़ा, एस्पेरागस आर यूज्ड एज़ मेडिसिन, यानी ये सब हम लोग एज़ अ मेडिसिन यानी औषधि के रूप में इनका उपयोग करते हैं। हिरडा, बेहड़ा, एस्पेरागस यानी कि जिसे शतावरी कहते हैं, है ना? अडुलसा की पत्तियाँ, ये सब हम लोग औषधियों के रूप में काम करते हैं, है ना? सर्दी, खाँसी, बुखार जब हमें ऐसा होता है या वीकनेस होती है, तो उसलिए हम लोग इन सब पौधों का यूज़ करते हैं, है ना? तो आपको पता, इससे हमको पता चलता है कि हम पेड़-पौधे हमारे लिए कितने ज़रूरी है। एनिमल्स आर आल्सो यूज़फुल टू अस। डॉग्स, कैट्स, काउस, बफेलोज़ आर केप्ट फॉर डोमेस्टिक यूज़, यानी कि आपको मालूम है हम लोग घर में कुत्ते, बिल्लियाँ, गाय, भैंस ये सब पालते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि इससे हमें, ये हमारे डोमेस्टिक यूजेस के लिए काम आते हैं, है ना? डॉग्स हमारे घर की रखवाली करता है ना? काऊ जो है, काऊ और गाय और भैंसों से हमें दूध मिलता है, तो इसलिए हम लोग उनका डोमेस्टिक यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। फिश, शिप्स, फाउल
आर यूज एज फूड। अब कुछ जो जानवरों का हम लोग खाने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि फिश, है ना, फिश हम लोग खाते हैं। शिप्स और फॉल यानी कि जो बकरी, वो जो है बकरी, अ, और जो फाउल मतलब कि जो जिस मुर्गियों के जैसे जो कुछ ऐसे पक्षी होते हैं, है ना, जैसे मुर्गियों का हम लोग मुर्गी, इन सब का क्या करते हैं हम लोग एज अ फूड यूज करते हैं, है ना। कुछ लोग जो मांसाहारी लोग होते हैं, नॉन वेजिटेरियन लोग, वो लोग इन सब चीजों का एज अ फूड यूज करते हैं, खाने के लिए भी यूज करते हैं, है ना। तो वाइल एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, ऑक्सन, कैमल प्रूव यूजफुल इन वेरियस ऑक्यूपेशन, यानी आपको मालूम है कि घोड़ा जो है, घोड़ा, बैल, कैमल यानी कि ऊंट जो है, ये अलग अलग व्यवसायों के लिए काम में लाया जाता है ना। घोड़ा जो है या बैल खेती के लिए यूज किया जाता है, ऊंट भी जो है यूज किया जाता है ना, रेगिस्तानों में। और हॉर्स तो आपको मालूम ही है कितना काम का है। तो इस तरीके से कुछ जो एनिमल्स है वो ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसायों के लिए यानी कुछ काम के लिए यूज किए जाते हैं। और द अर्थवॉर्म इज वेरी यूजफुल इन एग्रीकल्चर। आपको अर्थवॉर्म मालूम है? अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म क्या होता है? अर्थवॉर्म यानी कि जो मिट्टी में केंचुए पाए जाते हैं ना, छोटे छोटे, रेड रेड कलर के, आपने देखा होगा, डार्क रेड कलर के अर्थवॉर्म, तो वो मिट्टी में पाए जाते हैं। तो वो अर्थवॉर्म एग्रीकल्चर यानी खेती के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। आपको मालूम है कि जो मिट्टी में जो अर्थवॉर्म पाए जाते हैं, केंचुए पाए जाते हैं, है ना, छोटे छोटे जो रेड कलर के आपने देखे होंगे, लंबे लंबे, है ना, तो वो एग्रीकल्चर यानी कि खेती के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं। ठीक है, मिट्टी को वो भुरभुरा बना देते हैं। जो हार्ड मिट्टी होती है, कड़क मिट्टी होती है, उसे वो भुरभुरा बना देते हैं, है ना। इसलिए जो खेती के लिए भुरभुरी जो मिट्टी है वो बहुत यूजफुल होती है। इसीलिए जो अर्थवॉर्म है वो एग्रीकल्चर के यूज में बहुत यूजफुल होते हैं एग्रीकल्चर के लिए। ओके, तो ये आप देख रहे हैं वसाका यानी कि ये अडुल्सा की पत्तियां हैं, ये पोटैटो और डॉग्स, ये सब क्या है? यूजफुल एनिमल्स है, यूजफुल लिविंग थिंग्स, जिसमें एनिमल्स भी आते हैं और प्लांट्स भी आते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए यूजफुल है। तो जैसे कुछ लिविंग थिंग्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं, कुछ वैसे ही कुछ हार्मफुल भी होते हैं। तो हार्मफुल कौन कौन सी होते हैं देख लेते हैं। सम एनिमल्स एंड प्लांट्स अराउंड अस हार्मफुल टू मैन। आपको मालूम है? फॉर एग्जाम्पल, मॉस्किटोज एंड फ्लाइज स्प्रेड डिजीज। आपको मालूम है कि मच्छर और जो कुछ मक्खियां हैं वो बीमारी फैलाने का काम करते हैं, है ना। तो मॉस्किटो भी क्या है, मक्खियां क्या है, ये भी लिविंग थिंग्स है ना। तो ये क्या करती है? बीमारी फैलाने का काम करती है ना। मलेरिया वगैरह जो है ऐसे रोग फैलाने का काम करते हैं। कॉकरोचेस, माइस, रैट्स डिस्ट्रॉय आवर फूड। और जो कॉकरोच होते हैं, चूहे होते हैं, घूस होते हैं, ये सब क्या करते हैं? ये हमारे घर का अनाज खराब कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो इससे भी हमें नुकसान ही होता है। लाइस, टिक्स ऑल्सो स्प्रेड डिजीज। लाइस एंड टिक्स, लाइस टिक्स मतलब क्या होता है? लाइस यानी कि जो जूं होती है, और टिक्स यानी भी ऐसे कुछ मतलब एकदम बारीक बारीक जो जुओं जैसे एकदम छोटे छोटे कीटक होते हैं, जो हमारे जो है जानवरों के जो बालों में, शरीर पर पाए जाते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है? उससे भी बीमारियां एक दूसरे को फैलती है ना। जो जुएं होती है या छोटे छोटे जानवरों के शरीर पर ऐसे कुछ एकदम छोटे छोटे जो जुओं के जैसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, सूक्ष्म कीटक पाए जाते हैं, जिससे क्या होती है? बीमारियां फैलती है। तो ये हमारे लिए काम के हैं क्या? नहीं, ये हमारे लिए हार्मफुल है, ये हमारे लिए धोखादायक है। The bites of some poisonous lizard, spider, snakes and scorpions can even cause death। यानी आपको मालूम ही है ये कि लिजार्ड होती, लिजार्ड यानी कि छिपकली, स्पाइडर्स यानी कि जो मकड़ियाँ होती है, स्नैक्स और जो सांप होते हैं, और जो स्कॉर्पियंस यानी बिच्छू है, तो ये सब हमारे लिए यूजफुल होते हैं क्या? नहीं। तो इनके काटने से इनमें क्या होता है? इनमें जहर होता है, इनमें पॉइजन होता है। ठीक है, द बाइट्स फ्रॉम पॉइजनस लिजार्ड, यानी इनमें पॉइजन होता है इनकी बॉडी में। इस वजह से क्या होता है? अगर ये हमें काट ले तो इससे कभी कभी डेथ भी हो जाती है ना। तो मालूम है ये सब कि छिपकली जो है, तो मकड़िया है, स्नैक्स यानी कि सांप है, बिच्छू है, इनके काटने से जहर फैल जाता है बॉडी में और हमारी डेथ भी हो सकती है।
इफ वाइल्ड एलिफेंट्स एंटर ह्यूमन सेटलमेंट्स दे कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। अगर सोचिए कि अगर कोई बड़ा हाथी अगर हमारे घर मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं, है ना, हमारे जो घर है अगर वहाँ घुस जाए तो क्या होगा। अगर एक जंगली हाथी अगर घुस जाए, है ना, हम लोग जहाँ रहते हैं, अगर हमारे मोहल्ले में या हमारे आसपास के, वो क्या करेगा, वो पूरा तहस नहस कर देगा सभी, है ना, पूरा। मतलब उससे हमें भी मतलब इंसानों को भी प्रॉब्लम होगी और हमारे जो बने बनाए जो घर है वो भी तोड़ फोड़ वो कर देगा। इस तरीके से क्या होता है कि ये सब चीजें हमारे, ये सब एनिमल्स चाहे कुछ लिविंग थिंग्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, कुछ यूजफुल होते हैं तो कुछ हार्मफुल होते हैं, तो ये सब कुछ ऐसे हार्मफुल लिविंग थिंग्स है ना। ये आपने घर में देखा होगा कि चूहा, मकड़ी, स्कॉर्पियन, लिजार्ड, ये सब क्या करते हैं, ये सब हमारे घर में नुकसान करने का ही काम करते हैं। कुछ हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ हमारे घर में जो अनाज होता है वो भी उसी बर्बाद करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये है हार्मफुल लिविंग थिंग्स। ठीक है बच्चों, समझ में आपको हार्मफुल लिविंग थिंग्स, तो ये हमने एनिमल्स देखा। तो वैसे ही कुछ कुछ प्लांट्स भी होते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स होते हैं जिससे हमारे, जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो उसमें कौन से पौधे हैं, देख लो कौन से प्लांट्स है। सम प्लांट्स टू कैन बी हार्मफुल एज फॉर एग्जाम्पल द डॉडर, पार्थेनियम एंड अदर वीड्स। इसमें कुछ पौधों के नाम दिए गए हैं। डॉडर, डॉडर यानी क्या होता है, डॉडर यानी कि अमरबेल होती है, एक लता होती है जो हमारे लिए हार्मफुल होती है। पार्थेनियम यानी एक ऐसा फूलने वाला पौधा होता है। तो इस तरीके के कुछ जो, और कुछ घास फूस ऐसी होती है जिससे जिसे हमें छूने से हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो माइक किसका चालू है, बंद करो उसको। ओके, तो कुछ प्लांट्स ऐसे पाए जाते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं या नुकसानदायक होते हैं, जिसमें डॉडर, पार्थेनियम और अदर वीड्स, यानी डॉडर मतलब कि कुछ अमरबेल नाम होता है, उसे अमरबेल कहते हैं। पार्थेनियम यानी कि एक पौधा होता है जो फूलता है। और कुछ ऐसे घास फूस होती है, वीड्स यानी कि घास फूस होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, जिसे अगर हम छू ले तो हमारे शरीर में खुजली या ऐसा कुछ दूसरे जो है प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। देन पॉड्स ऑफ नेटल एंड कोलोकेशिया लीव्स कॉज ईचिंग। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हमारे, अगर हम उसे छू ले तो हमें ईचिंग होती है यानी खुजली होती है। जिसमें पार्ट्स ऑफ नेटल मतलब कि केवांच जिसे कहते हैं हिंदी में। इसमें क्या होती है, इसमें पत्तियां होती है, जिस पत्तियों पर जो है बारीक बारीक स्टिंग्स लाइक यानी कुछ ऐसे कांटे जैसे होते हैं, यानी बहुत बारीक होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, ऐसे वाइट वाइट कलर के, है ना, बारीक बारीक जो है कांटे होते हैं, जिसे अगर हम छू ले तो उससे हमें जो है ईचिंग ऐसा कुछ होता है। कैलोकोसिया यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, अरवी की पत्तियां जिसे कहते हैं, है ना, ये कहीं पर भी उग जाती है। इसे भी अगर हम छू ले तो हमें इससे ईचिंग होती है। ओके, खुजली होती है। प्लांट्स लाइक ओलियंडर, लैंटाना हैव स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसका नाम है ओलियंडर और लैंटाना, वो उसमें जो उसकी जो गंध है बहुत ही तेज होती है। तो माइक म्यूट करो, इसका माइक चालू है। जब पूछा जाए तो ही माइक माइक ऑन करो, ठीक है अपना। प्लांट्स लाइक ओलियंडर, लैंटाना हैव स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स। तो कुछ पौधे ऐसे हैं जिसका नाम है ओलियंडर और लैंटाना। ठीक है, कनेर का पेड़ होता है, कनेर, ओलियंडर यानी कि कनेर नाम होता है उसका हिंदी में, और लैंटाना। ऐसे ये पौधे हैं जिसकी जो गंध होती है, जिसकी जो मतलब जो स्मेल होती है वो बहुत ही तेज होती है। ठीक है, वो हम अगर उसकी स्मेल अगर हमारे नाक में पहुंचे तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बहुत तेज होती है वो, तो ये भी हमारे लिए हार्मफुल होती है। फिर द धतूरा प्लांट इज पॉइजनस। आपने सुना होगा धतूरा, धतूरा जो है ये पूजा में यूज किया जाता है ना। धतूरा का जो प्लांट है वो जहरीला होता है। ठीक है, तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ फंगी एंड एलर्जी इज इन वाटर पोल्यूट्स ड्रिंकिंग वाटर एंड मे कॉज द स्प्रेड ऑफ डिजीज। तो पानी में कभी कभी आपने देखा होगा हरे कलर की जो है फंगी और एलर्जी, जिसे कवक और शैवाल कहते हैं ना, हरे वाले कलर के जगह बहुत दिन तक पानी जमा रहता है तो वहां पर हरे कलर की जो है ऐसी काई जम जाती है ना, जिसमें फंगी और एलर्जी
ये पानी में अगर बढ़ जाए तो वो पानी कैसा हो जाता है, दूषित हो जाता है, वो पॉल्यूटेड हो जाता है, जिसे हम पीने के लिए यूज नहीं कर सकते, और अगर हम पी लिए तो उससे क्या होगा, बीमारियां फैलेगी। तो इस तरीके से जो कुछ सूक्ष्म जीव है, पौधे हैं, है ना, कुछ प्राणी हैं, तो जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है, और कुछ हमारे लिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा हमारे लिए हार्मफुल है और कौन से हमारे लिए यूजफुल है। अभी नेक्स्ट है वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स आपको मालूम है इसके बारे में, वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवर। तो वाइल्ड एनिमल्स दैट हंट अदर एनिमल्स फॉर फूड आर कॉल्ड प्रीडेटर्स, फॉर एग्जांपल टाइगर्स, लायंस, वुल्व्स, लिपर्ड। इस तरीके जो टाइगर, लायंस, भेड़िए और जो लिपर्ड यानी चीता जो है, वो क्या करते हैं, अपने खाने के लिए दूसरे जो छोटे जानवर होते हैं उनका यूज करते हैं, है ना। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, प्रीडेटर्स। वाइल्ड एनिमल्स दैट हंट अदर एनिमल्स फॉर फूड आर कॉल्ड प्रीडेटर्स, यानी कि परभक्षी या हिंसक प्राणी जिसे कहते हैं, जो दूसरे छोटे जानवरों को मारकर खाते हैं, ठीक है। तो ये इन्हें कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, जंगली जानवर। समटाइम्स ड्यू टू डिफोरेस्टेशन सच एनिमल्स एंटर ह्यूमन सेटलमेंट्स इन सर्च ऑफ फूड, मे किल डोमेस्टिक एनिमल्स और पीपल। तो कुछ जो जंगली जानवर है वो अपने भोजन की तलाश में कभी कभी ह्यूमन सेटलमेंट यानी कि मानवीय आवास में पहुंच जाते हैं, है ना। आपने सुना होगा कहीं पर, कहीं कई जगह पर जो है जानवर, शेर, चीता, ये सब जो है जहाँ लोग रहते हैं वहां पर घुस जाते हैं, और वहां पर क्या करते हैं, फिर वो जो छोटे एनिमल्स हैं और जो लोग हैं वहां पर रहने वाले उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें भी वो मार देते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये वाइल्ड एनिमल्स हैं जिससे हमें बचकर रहना चाहिए, पर इन सभी को हमें बचाकर भी रखना है, जिससे कि हमारे जो जैव विविधता है, यानी कि हमारे अर्थ पर जितने टाइप के जो भी सजीव है वो सभी का रहना जरूरी भी है, ठीक है। हाँ, तो चलो हमने अभी क्या क्या देखा पूरे लेसन में। हाँ, ये आपने देखा है लिपर्ड यानी कि चीता, और ये जो है लॉयन, जो कि बहुत ही हिंसक पशु होते हैं, है ना। सो व्हाट वी हैव लर्न, तो हमने देखा growth, respiration, excretion, responsiveness to stimuli, movement, reproduction, a definite lifespan, and cellular structure are the characteristic of living thing। यानी हमने ये सब जो है कैरेक्टरिस्टिक लिविंग थिंग्स की देख लिए हैं। एनिमल्स ग्रो फॉर सर्टेन पीरियड फॉर देयर लाइफ, हमने देखा कि जो एनिमल्स है वो उनका एक निश्चित जीवन काल होता है, चाहे वो पेड़ पौधे हो या जानवर हो। फिर हमने देखा एनिमल्स हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन, सभी जानवरों में कुछ निश्चित ऑर्गन्स होते हैं श्वास लेने के लिए। पेड़ पौधे अपनी पत्तियों से, तनों से श्वास लेते हैं, और हम लोग नाक से लेते हैं, और अलग अलग प्राणी अलग अलग ऑर्गन से लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन, हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकालने की प्रोसेस को एक्सक्रेशन कहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, और जितने भी लिविंग थिंग्स है उनमें रिप्रोड्यूस यानी कि प्रजनन की क्षमता होती है, अपने जैसे ही दूसरे सजीव बनाने की उनमें क्षमता होती है। फिर हमने देखा कि लिविंग थिंग्स मूव बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, यानी कि हम लोग क्यों हिलते हैं, क्यों मूव करते हैं, क्योंकि हमें रिस्पॉन्स करने की एक क्षमता होती है। हमें अगर कुछ चोट लगती है या कुछ चुभ जाता है तो हम लोग हलचल करते हैं, तो वो हमें एबिलिटी सजीवों में होती है। प्लांट शो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट बट दे कैन नॉट लीव देयर प्लेस एंड गो एल्सवेयर एज एनिमल्स डू, हम लोगों को अगर कुछ हम लोग अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, बट जो प्लांट्स है वो अपनी प्लेस चेंज नहीं कर सकते, ये उनमें और प्लांट्स में डिफरेंस है। लिविंग थिंग्स हैव डेफिनेट लाइफ स्पैन एट द एंड ऑफ विच दे डाई, तो सभी का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है और वो लास्ट में मर जाते हैं, ठीक है। मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन डेली लाइफ, और कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, कुछ यूजफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स इज द सेल, हमारी बॉडी का सबसे छोटा जो यूनिट है उसे कहते हैं सेल, हमारी बॉडी सेल से बनी होती है। तो ये सब हमने देखा लास्ट लेसन में और अभी लेसन में। तो स्टूडेंट्स, हमें और कुछ चीजें याद रखनी है। ऑलवेज रिमेंबर, मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर सेटिस्फाई आवर नीड्स, तो प्लांट्स और एनिमल्स हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। द यूज ऑफ सच प्लांट्स एंड एनिमल्स शुड बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू आवर नीड्स,
तो उन्हें हमें जितनी जरूरत है उतना ही यूज करना चाहिए, उनका ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो खत्म भी हो सकते हैं। वी शुड नॉट प्लक लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट अननेसेसरीली, यानी हमें बेवजह पेड़ पौधों की पत्तियां, फूल और फल नहीं तोड़ने चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एनिमल शुड नॉट बी हंटेड, और जानवरों का शिकार हमें नहीं करना चाहिए। दे शुड नॉट बी टीज्ड जस्ट फॉर फन, और हमें अपने मजे के लिए उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए जानवरों को, ये भी हमें ध्यान में रखना है। एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ये ड्यूटी है कि हम पेड़ पौधों को और एनिमल्स को बचाकर रखें, उनकी सुरक्षा करें। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये पूरा लेसन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अभी इवैल्यूएशन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 4 आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है, और उसके लिए आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं ऊपर। तो आप अभी अपना माइक अनम्यूट करके एक एक करके आंसर बता सकते हैं इनके। ठीक है, फर्स्ट है द प्रोसेस बाय विच द लिविंग थिंग्स जनरेट अ न्यू लिविंग थिंग्स लाइक इटसेल्फ इज कॉल्ड, यानी जिस प्रोसेस में लिविंग थिंग्स अपने ही जैसा दूसरा लिविंग थिंग्स बनाने का काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सर हेलो सर, रिप्रोडक्शन सर, रिप्रोडक्शन करके बेटा एक एक करके ऑन कंप्लीटिंग देयर लाइफ स्पैन एवरी लिविंग थिंग, जब सभी का जीवन सर काल इसे समाप्त लिखना हो जाता है। है। नहीं, होमवर्क अलग है, ये भी आप सभी इसके आंसर दो। जब सभी का जीवन काल खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, लिविंग थिंग क्या हो जाती है? ऑप्शन डाइज, यस, मर जाते हैं, वो मर जाते हैं। लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड, लिविंग थिंग्स किससे बने होते हैं? वेरी गुड, सेल्स। फोर्थ है मॉस्किटो एंड फ्लाइज स्प्रेड, क्या फैलाते हैं? यस, डिजीज, वेरी गुड। सिक्स, एनिमल शुड नॉट बी, प्राणियों को हमें यस, हमें उनका शिकार नहीं करना चाहिए। वेरी गुड स्टूडेंट्स, अभी आप होमवर्क लिखो। सर होमवर्क क्या है? ये आप देख रहे हैं आपको सामने होमवर्क, आप होमवर्क मैं एक बार बेटा दिख रहा है स्क्रीन पर, होमवर्क दिख रहा है? हाँ, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंस क्या है वो आपको लिखना है। सेकंड में है व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स में समानताएं कौन सी है, हम दोनों में समानता कौन सी वो लिखना है। थर्ड में आपको है, माइक म्यूट करो अभी, हाउ इज द प्लांट किंगडम यूजफुल टू अस, यानी प्लांट किंगडम हमारे लिए यूजफुल कैसे है, पेड़ पौधे हमारे लिए यूजफुल किस तरीके से है वो आपको लिखना है। हाउ इज द एनिमल किंगडम यूजफुल टू अस, फिर एनिमल किंगडम यानी प्राणी हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है ना, हम लोग जानवरों का कैसे यूज करते हैं वो आपको लिखना है। फिर है व्हाट मेक्स लिविंग थिंग डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग, यानी लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग से कैसे अलग है, कैसे डिफरेंट है वो आपको लिखना है। ओके बच्चों, समझ में आया आपको सभी क्वेश्चंस? इसके आंसर आप लिखकर अपने अपने क्लास टीचर को व्हाट्सएप करेंगे। ओके ओके बच्चों, आपको कुछ आपने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, नोट कर लिया होमवर्क? ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ अगर पूछना हो, कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। आप इस लेसन को फिर से इस चैनल पर देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।